हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। इसके अंतर्गत हम हर एक पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम नाउन की चर्चा करेंगे। एक ही वीडियो में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। ये क्लास बहुत दिनों तक बंद थी, तो दोस्तों आप लोग इस चैनल से बहुत दूर चले गए, इसलिए मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ कि ये क्लास बहुत लंबे अंतराल के बाद भी ये क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो आप लोग अच्छे से सीखिए। और हम इस कड़ी में इंग्लिश ग्रामर की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द के भेद की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके डिफिनेशन। तो इनका डिफिनेशन है द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट। इसमें कहा गया है कि शब्दों को इंडिकेट कहा गया, हाउ द वर्ड फंक्शन। जो शब्द के क्रियात्मक रूप हैं उन सभी का अध्ययन हम मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। ये शब्दों के कोऑर्डिनेशन के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दिस इज ए कैट। इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या बनता है, यह दिस। इसमें बिल्ली के बारे में कहा गया है। इसमें कोऑर्डिनेट्स यानी जोड़ने का कार्य करता है दिस। दिस इज ए कैट, यह बिल्ली है। आई एम ए टीचर। इसमें आई शब्द जो है ये टीचर को कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज ए इंजीनियर। इसमें इंजीनियर को डिफाइन किया गया है। माई फादर इज गोइंग टू दिल्ली। माई फादर इज गोइंग टू दिल्ली। मेरे पिताजी दिल्ली जा रहे हैं। तो इसमें 4 स्टेप हैं। एक तो दिस है, इज ए कैट, 4 हैं। उसी प्रकार इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें 6 स्टेप हैं। इन सभी स्टेपों से हमारे इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत होती है। तो हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्पीच, यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी का अध्ययन हम चर्चा करेंगे। तो सभी दोस्तों से एक ही अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल से जुड़ें, जिससे आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखने को मिलेगी। तो धैर्य बनाकर रखें आप सभी लोग। There are 8 टाइप्स पार्ट ऑफ स्पीच, यानी हमारे इंग्लिश ग्रामर मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा आप कहीं भी नहीं पढ़ना है। इन 8 प्रकार की चर्चा हम करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी इनकी हम इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। नाउन, संज्ञा क्या होती है। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या भाव के स्थान को प्रदर्शित करता है, उसे हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, उसे हम सर्वनाम एडजेक्टिव यानी विशेषण। ये आपकी विशेषता बताती है, या आप किस प्रकार के वेशभूषा से रिलेटेड हैं। इन सभी का विशेषण के माध्यम से आपकी विशेषता बताती है, आपकी अच्छा गुण है कि बुरा गुण है, ये सभी आपका इंडिकेट करता है। तो इंग्लिश में हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। वर्ब किसी भी कार्य को करने या ना करने की क्रिया ही
वर्ब कहलाती हैं। जिस प्रकार हम कुछ भी कार्य करते हैं उसे हम इंग्लिश में हम क्रिया यानी वर्ब के नाम से जानते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब यह क्रिया विशेषण का वह शब्द है जो क्रिया के अर्थ को बताता है। एडवर्ब जो है, जो भी कार्य हम करते हैं उसके अर्थ को इंडिकेट करता है कि उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। प्रीपोजिशन में क्या समझते हैं कि प्रीपोजिशन में हम संबंध के बारे में समझते हैं। यह एक ऐसा शब्द है जो आपको बताता है कि कोई वस्तु क्या है और कहाँ पर है। ये सभी को इंडिकेट करता है। कंजक्शन का अर्थ यही होता है कि जुड़ना, यानी एक से दो शब्द या समूह को भी जोड़ता है। इंटरजेक्शन में विस्मयादिबोधक, ऐसा शब्द जो आपको सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है, थोड़ा विस्मय या फिर हर्ष कह सकते हैं, इन सभी का अनुभव फील होता है। चलिए हम एक एक नाउन को कवर करेंगे, तो आप अपना सीट बेल्ट बांध कर बैठें क्योंकि लगातार ये क्लास चलती रहेगी। चलिए हम चर्चा करते हैं पहले नाउन के बारे में कि नाउन होता क्या है। नाउन की हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। द नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग, रेस, फीलिंग और प्लेस इज कॉल्ड ए नाउन। इसमें कहा गया है कि पर्सन, पर्सन माने कोई व्यक्ति हो गया, थिंग, रेस यानी जाति हो गया, भाव हो गया या स्थान, इन सभी को इंडिकेट करता है, उसी को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। सिंपल भाषा में समझिए कि संज्ञा कोई व्यक्ति हो गया, वस्तु या जाति या फिर उनके भाव को पहचानना या फिर किसी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्लेस हो गए, स्थान हो गए, जगह, उन स्थानों को ही संज्ञा कहते हैं। तो द नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग्स, रेस, फीलिंग और प्लेस इज कॉल्ड ए नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन। और वहीं पुस्तक की बात करें तो 1 पुस्तक, 2 पुस्तक। फिर किसी की चर्चा करें, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसे हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन की चर्चा करें तो अनकाउंटेबल नाउन में ऐसी वस्तुएं आ जाते हैं, वस्तु आ जाते हैं जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 पानी, 2 पानी, या पानी को आप गिन सकते हैं। और एक उदाहरण और लेते हैं चीनी का, कि यार चीनी को आप गिन सकते हैं, शक्कर को, 1 शक्कर, 1 चीनी, 2 चीनी, नहीं ना। तो ऐसी वस्तुएं जिसे हम नहीं गिन सकते हैं उसे हम अनकाउंटेबल नाउन में देखते हैं, और ऐसी वस्तुएं जिसे हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए आप लोग समझे होंगे कि नाउन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जिसे हम गिन सकते हैं और दूसरा है जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। तो इनका अंतर आप लोगों ने समझ लिया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो फिर आप लोग कमेंट करिएगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा। चलिए हम नाउन को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि राम इज ए गुड प्लेयर। इसमें राम क्या है? राम एक व्यक्ति है, पर्सन है। राम क्या करता है? राम एक प्लेयर है,
कैसा प्लेयर है राम? तो राम एक अच्छा प्लेयर है। राम इज ए गुड प्लेयर। राम एक अच्छा प्लेयर है। राम एक अच्छा प्लेयर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही गोज टू दिल्ली, वह दिल्ली जाता है। जो ये ही शब्द है ये सभी जोड़ने का कोऑर्डिनेट करते हैं, यही हमारा नाउन कहलाता है। तो पहला एग्जाम्पल में आपने समझा कि राम जो है अच्छा खिलाड़ी है, इसलिए इसमें कहा गया है कि नाउन में व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को प्रेजेंट करता है, उन्हीं को तो हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है दिस इज बुक इज ए माइन। दिस इज ए माइन, यह किताब मेरी है। यह किताब मेरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि डॉग इज ए फैथफुल एनिमल, सी इज वेरी सैड। कुत्ता एक वफादार जानवर है। कुत्ता एक वफादार जानवर है। इसमें उनकी अच्छाइयों का बारे में चर्चा किया गया है, यही नाउन है। चलिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से नाउन के पार्ट को समझा होगा। अगले स्टेप में हम प्रोनाउन की चर्चा करते हैं। प्रोनाउन क्या है? नाउन का बदला हुआ रूप प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर स्पोकन इन प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा यानी नाउन के बदले में बोले जाते हैं। वहाँ पर नाउन तो आप लोगों को डायरेक्ट इंडिकेट नहीं होगा, लेकिन उनका थोड़ी सी बदला हुआ रूप देखने को मिलेगा। उनका सहायक के रूप में हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो इन सहायक का सी है, ही है, आई, ईट और दे, ये सभी इंडिकेट करते हैं सर्वनाम को। चलिए हम समझते हैं। सी इज स्लीपिंग, वह सो रही है। सर्वनाम में यही इंडिकेट होता है कि वह सो रही है, लड़की को इंडिकेट करती है। अगला है कि ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा है। वह खेल रहा है। इसमें कोऑर्डिनेशन बनाता है ही। ही जो है यह हमारा नाउन ही है, जो आगे चल के सर्वनाम में थोड़ी सी बदलाव लाकर यह आपको इंडिकेट करता है, दर्शाता है। अगला है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। इट इज़ योर पेन, यह आपकी कलम है। यह आपकी कलम है। दे लॉस्ट देयर बुक्स, उन्होंने अपनी किताब खो दी है। उन्होंने अपनी किताब खो दी है। अगला नाउन आ जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज और स्टेट्स ऑफ बीइंग ऑफ नाउन। एडजेक्टिव जो है हमारे अंदर की अच्छाइयों या बुराइयों, इन सभी के गुणों का या अवस्थाओं का अध्ययन करता है। उसी को हम एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब, यानी यह हमारे अंदर के गुणों को डिस्क्राइब करता है, बताता है, उनकी क्वालिटीज को बताता है। तो समझिए कि विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा के गुणों या अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। संज्ञा के गुण, संज्ञा में आप लोगों ने देखा कि किसी व्यक्ति, स्थान,
उनके जाति भाव इन सभी को दर्शाते हैं। तो उन सभी के ये गुण या अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के गुणों या अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। इनके एग्जाम्पल के माध्यम से हम कहते हैं कि सी इज एम होनेस्ट गर्ल। इसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है कि वह कैसी है। इसमें बताया गया कि होनेस्ट, यह वह ईमानदार लड़की है। सी इज होनेस्ट गर्ल, वह एक ईमानदार लड़की है। आई एम हेल्पलेस, मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ। अगला एग्जाम्पल है कि ही इज ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड मैन वह आदमी को इंडिकेट करता है कि वह आदमी कैसा है। इसमें बताया गया है कि वह अंधा आदमी है। ही इज ब्लाइंड मैन, वह अंधा आदमी है। दे आर वेरी लॉजी, वे बहुत ही आलसी है, वे बहुत ही आलसी हैं। ही इज वेरी नेटी, वह बहुत ही शरारती हैं। तो एडजेक्टिव में आपके गुणों का विशेषता बताता है। तो पहला एग्जाम्पल देखे हैं कि सी इज एम होनेस्ट गर्ल, वह एक ईमानदार लड़की है। आई एम हेल्पलेस, मैं मजबूर हूँ। ही इज ब्लाइंड मैन, वह अंधा आदमी है। दे आर वेरी लॉजी, वे बहुत ही आलसी व्यक्ति हैं। ही इज वेरी नेटी, बहुत ही शरारती हैं। अगला हमारा जाता है क्रिया। क्रिया को ऐसा समझिए कि आप जितना भी सुबह से लेकर के काम करते हैं उन सभी के कार्यों की चर्चा इसमें की जाती है। तो सुबह से लेकर जितना भी आपने कार्य किया उसी को हम इंग्लिश में हम वर्ब के नाम से या क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कार्य का होना, ये क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। A verb is a main part of speech that is often used to describe or indicate an action। हमारे कार्यों को या हमारे बातों को इंडिकेट करता है, डिस्क्राइब करते हैं, और हमारे किए गए कार्यों को एक्शन यानी उन सभी के सकारात्मक पहलू को बताते हैं। तो क्रिया भाषण का एक मुख्य भाग है जिसका उपयोग अक्सर किसी क्रिया का वर्णन या संकेत करने के लिए किया जाता है। क्रिया भाषण का एक मुख्य भाग है जिसका उपयोग अक्सर किसी क्रिया का वर्णन या संकेत करने के लिए किया जाता है। चलिए हम क्रिया को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। शी इज ड्रिंकिंग वाटर, शी इज ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग माने होता है पीना या पी रहा है। वाटर माने होता है पानी। इसमें इंडिकेट करता है कि वह पानी पी रही है। इसमें स्त्रीलिंग की इंडिकेट करता है वह पानी पी रही है। दे वीआर प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेल रहे हैं। सी माने होता है एक के लिए इंडिकेट करता है। दे माने यानी बहुत सारे व्यक्तियों या समूह की चर्चा करते हैं। अगला है कि राम स्विंग फास्ट, यानी राम तेजी से दौड़ता है। यहाँ स्विंग माने होता है तैरना, राम तेजी से तैरता है। अगला हमारा एग्जाम्पल है कि द सनराइज इन द ईस्ट, सूरज जो है पूर्व में उगता है, सूरज पूर्व में उगता है। ये सभी हमारे क्रिया हो जाते हैं। माई फादर इज कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही है। माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही है। चलिए अगला हम देख लेते हैं। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। एन
एडवर्ब इज वर्ड्स विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। क्रिया विशेषण वह शब्द हैं जो क्रिया के अर्थ को बताता है। जो भी कार्य को हम करते हैं उनकी अर्थ की चर्चा करते हैं। चलिए हम सीधा एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ही प्लेज द फ्लूट ब्यूटीफुली। फ्लूट माने होता है बांसुरी। ब्यूटीफुल माने होता है सुंदर। ही प्लेज द फ्लूट ब्यूटीफुल, वह सुंदर बांसुरी बजाता है, वह सुंदर बांसुरी बजाता है। यू डू योर वर्क होनेस्टली, आप अपना काम ईमानदारी से करें। इसमें आपके कार्यों के प्रति ईमानदारी को दर्शाता है। कार्यों के प्रति आपको ईमानदारी दर्शाता है, यही इसका अर्थ एडजेक्टिव में बताता है। अगला है कि रिया सिंग सॉन्ग स्वीटली, यानी रिया मधुरता से गाना गाती हैं। रिया मधुरता से गाना गाती हैं। रिया मधुरता से गाना गाती हैं। चलिए एग्जाम्पल को फिर हम दोहरा लेते हैं कि ही प्लेज द फ्लूट ब्यूटीफुल, वह सुंदर बांसुरी बजाता है। यू डू योर वर्क होनेस्टली, आप अपना काम ईमानदारी से करें। रिया सिंग्स सॉन्ग स्वीटली, रिया मधुरता से गाना गाती है। अगला एग्जाम्पल है ही ड्राइव्स केयरफुली, यानी आप सावधानी से गाड़ी चलाता है, वह सावधानी से गाड़ी चलाता है। शी राइट्स नीटली, वह साफ सुथरा लिखती हैं, वह साफ सुथरा लिखती हैं। आई विल मीट यू टुमारो, मैं कल तुमसे मिलूंगा। प्रीपोजिशन यानी संबंध के बारे में डिफाइन करते हैं। ए प्रीपोजिशन इज वर्ड दैट टेल यू वेयर और व्हेन समथिंग इज इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। प्रीपोजिशन का अर्थ यही है कि ये हमारे रिलेशन को दर्शाती हैं। हिंदी में समझिए कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो आपको बताता है कि कोई चीज़ किसी और चीज़ के संबंध में कहाँ और कब है। इन सभी को हम डिफाइन करते हैं। यानी किसी व्यक्ति वस्तु के कार्यों को दर्शाता है, यानी जोड़ने का कार्य करती है। संबंध प्रीपोजिशन जो है यह जोड़ने का कार्य करता है। चलिए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। रोहन इज सिटिंग ऑन द सोफा, इसमें राम और सोहन, सोफा, राम और सोफा, इन दोनों को जोड़ने का कार्य जो है ये सिटिंग, ये शब्द है सिटिंग। इन दोनों को जोड़ने का कार्य ये करता है सिटिंग। यदि ये शब्द ना होता है तो थोड़ी अटपटा लगता है। राम इज ऑन द सोफा, थोड़ी सी अटपटा लगता है, लेकिन वही शब्द यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया गया है तो राम इज सिटिंग ऑन द सोफा। राम सॉरी राम नहीं है, रोहन है। रोहन सोफे पर बैठा है। रोहन सोफे पर बैठा है। द कीज आर इन द ड्रावर है। ये चाबियां जो कि दराज में हैं। इन चाबियां और दराज को जोड़ने का कार्य ये है आर शब्द करता है। माई बर्थडे इज इन जून, माई बर्थडे इज इन जून, मेरा जन्मदिन जून में है। अगला है द बॉल वाज अंडर द कार,
अंडर, इस शब्द को जोड़ने का कार्य ये अंडर करता है कि गेंद कार के नीचे है, यही डिफाइन करते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है। कंजक्शन, कंजक्शन, कंजक्शन आर वर्ड्स दैट ज्वाइन टूगेदर अदर वर्ड्स। इसमें कहा गया है कि एक शब्द दूसरे शब्द या समूह को साथ में जोड़ते हैं। संयोजक वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के समूह को एक साथ जोड़ते हैं, जैसे शी इज नोबल एंड काइंड टू। इन सभी को जोड़ने का कार्य नोबल है, वह नेक और दयालु थी, वह नेक और दयालु थी। आई वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ कि कहीं असफल ना हो जाऊँ। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ कि कहीं असफल ना हो जाऊँ। अगला एग्जाम्पल है कि आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम, मुझे खुशी है कि आप आए हैं, मुझे खुशी है कि आप आए हैं। आई ईट हिम बिकॉज ही एब्यूड मी, मैंने उसको मारा क्योंकि उसने मुझे गाली दिया। एब्यूड माने होता है जोड़ना, मैंने उसको मारा क्योंकि उसने मुझे गाली दी है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, ऐसा शब्द जिसे हम क्रियात्मक रूप से देखें तो ऐसे शब्द जिसे सुनने में थोड़ी अटपटा लगती है, आपको थोड़ा विस्मय जैसे अनुभव होगी। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए फीलिंग और टू रिक्वेस्ट और डिमांड समथिंग। विस्मयादि बोधक एक ऐसा शब्द या वाक्यांश है जिसका उपयोग किसी भावना को व्यक्त करने या किसी चीज का अनुरोध या मांग करने के लिए किया जाता है। चलिए हम एग्जाम्पल को देखते हैं। हुर्रे बी ऑन द मैच, हुर्रे हम मैच जीते, इसमें थोड़ी हर्ष का अनुभव होती है, खुशी का अनुभव होती है। ओ माई गॉड दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, ओ मेरे भगवान यह अनपेक्षित है। ओ दैट इज ए ब्यूटीफुल साइट, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, वह एक सुंदर दृश्य है, बहुत ही खूब सुंदर दृश्य है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टेंस की चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आपने जो भी सीखा, जो भी जाने, तो उसे आप फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि इससे ही हमें हमारे लेवल को पता चलती है कि हम किस तरीक़ा से पढ़ाते हैं, कितना आप लोगों को समझ में आता है, कितना नहीं समझ में आता है। उन सभी का अध्ययन जब आप फीडबैक में देंगे तो हमें थोड़ी सी मोटिवेशन होगी, हमें अपने कार्यों के प्रति और सुधार करने की प्रेरणा आती है। तो चलिए, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।